हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो हिस्ट्री का पेपर है, कक्षा 12वीं का। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का समय। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा, जिससे कि आपको जो तैयारी करने का पैटर्न है, तरीका है और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उन सब की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके की तैयारी करनी है। तो महत्वपूर्ण बात है कि 1 से लेकर 21 यानी 21 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात तो ये जान लो, इस बार जो बोर्ड की परीक्षा आपकी होंगी 21 नंबर 21 अंक के या 20 अंक के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने दिया उनसे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। 22 से 27 यानी कि जो 6 क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के आएंगे, जिनको 60 या 80 वर्ड या 3 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो 6 प्रश्न ये हो गए, 21 प्रश्न ये हो गए। 28 से 30 यानी 3 प्रश्न आएंगे, वो 8 24 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी आपको मैक्सिमम 8 पॉइंट लिखने ही लिखने। ठीक है, 8 पॉइंट से 8 नंबर ईजिली मिलेंगे। और बाकी जो 31 से 33 दो प्रश्न हैं, सॉरी 3 प्रश्न हैं, वो आपके सब क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आएंगे। डी सेक्शन में कुछ सोर्स बेस्ड आपको कोई पैराग्राफ दे रखा हो, कोई मैप दे रखा होगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ई सेक्शन 5 नंबर का आपका मैप आता है हर बार, इस बार भी 5 नंबर का मैप आएगा। तो इस तरीके से पेपर का विभाजन किया हुआ है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। ये पहला प्रश्न है बेटा, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ सातवाहना डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी उस सातवाहन राजा का, साम्राज्य के राजा का नाम बताना है, शासक का नाम बताना है जो ये कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन पे बाद में आएंगे, पहले 4 कंडीशन पढ़ते हैं। तो बेटा, ही क्लेम्ड टू बी बोथ ऑफ यूनिक ब्राह्मण, अपने आप को उसने यूनिक ब्राह्मण कहा है, एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों का विनाशक बोला है। कौन सा वो व्यक्ति था सातवाहन राजा जिसने अपने आप को एक अनोखा ब्राह्मण बताया है? जब भी आपके सामने अनोखा ब्राह्मण शब्द आए तो उसका एक ही उत्तर है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ये आपका राइट आंसर है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी इज द राइट आंसर। तो जब भी यूनिक ब्राह्मण वाला क्वेश्चन कोई पेपर में आए, सेम नहीं आएगा, लेकिन आप हर लाइन को इतनी ध्यान से समझना, बुक में से हर लाइन को पढ़ना है कि कोई भी प्रश्न पूछ ले आप बता सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं, ही आल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज अमंग मेंबर ऑफ 4 वर्न्स, उसने कहा कि 4 वर्णों के बीच इंटरमैरिज के लिए उसने सपोर्ट था, वो इंश्योर किया है कि नहीं होगी, चारों वर्णों के अंतर्विवाह नहीं होंगे। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी इज द राइट आंसर। तो 1 नंबर का ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन द फर्स्ट सेंचुरी, यानी हु मतलब कौन, अमंग इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले पहली शताब्दी में सोने के सिक्के जारी करे। तो कौन से राजा थे सोने के सिक्के जारी करने वाले? कुषाण राजा। डी इज़ द राइट आंसर। तो डी राइट आंसर है बेटा आपका। अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाला नहीं है, आपको ध्यान से समझना है, आपको मैच करना है। मैच के लिए जो नीचे आंसर दे रखे हैं कि आपका जो लोथल है वो किस लिए फेमस है, कालीबंगन किस लिए फेमस है, धोलावीरा किस लिए फेमस है और नागेश्वर किस लिए फेमस है। तो आपको मैं बता दूं कि लोथल कार्नियल के लिए फेमस था। ठीक है, कालीबंगन, अब ऐसे में कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो चारों में से आपको किसी एक की विशेषता याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे आसान विशेषता क्या है कि कालीबंगन में जुते हुए खेत के अवशेष मिले, प्लव्ड फील्ड फाउंड इन कालीबंगन, कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी 2 का सी। तो 2 का सी कहाँ है बेटा? 2 का सी किस में? इस वाले में। तो पहला राइट आंसर। बाकी इसके बाद अपने आप मैच होते रहेंगे। अगर 2 क्वेश्चन में 2 उत्तर में 2 का सी होता तो हमें आगे भी पढ़ने पड़ते। तो इस तरीके से भी आप इजीली वे में आप उत्तर छांट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब अंतर्विवाह होता है बेटा, तो कौन सा इनमें से अंतर्विवाह को सही व्याख्या करता है? मैरिज आउटसाइड द किन ग्रुप, वर्ण व्यवस्था के बाहर शादी करना। मैरिज विद इन द किन, अपनी
जाति में ही शादी करना, तो बी इज़ द राइट आंसर कि अपनी जाति में ही शादी करना। एंडोगेमी मतलब होता है अंतर्विवाह। मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, यानी इंग्लिश में प्रश्न जरूर है लेकिन हिंदी में इतने आसान से समझा रहा हूँ ताकि आपको जब हिंदी का अवेलेबल हो जाएगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये पिक्चर है, कई बार क्या करते हैं हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन तस्वीरों की ओर ध्यान नहीं देते। ये तस्वीर किसकी है? तो ये बेटा कुषाण राजा की है। ऑप्शन है यहाँ पे सी है, कुषाण राजा की तस्वीर है। तो आपको हर लेसन की जो सिलेबस में उसकी हर पिक्चर के नीचे जो लिखा होगा या पिक्चर या बुक में दी है तो कोई ना कोई खास वजह होती है, वो क्यों दी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर इसके बारे में, ये विजुअली इम्पायर्ड बच्चों के लिए जो कि वो होते हैं जिनको दिखता नहीं है, कि कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, यानी प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। अब प्रयाग इलाहाबाद को कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में किसकी है? समुद्रगुप्त की। किसने रचना करी? हरि सिंह ने। तो सी इज़ द राइट आंसर। हो सकता है आपका नॉर्मल वाले में क्वेश्चन ये वाला आ जाए। अब छठा प्रश्न है बेटा, छठा प्रश्न बहुत ही आसान है, ध्यान से इसको समझेंगे हम। छठा प्रश्न, बी लैम्प अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, कि तुम अपने आप की खुद ज्योति बनो, अपनी ज्योति खुद बनो, ये महात्मा बुद्ध ने कहा था, और अपना काम अपनी स्वतंत्रता से करो। तो महात्मा बुद्ध ने वर्ड कहे। अब ये बताना कि ये जो वर्ड है ऊपर किसके बारे में व्याख्या करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, कि वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, हमें अपने आप से जुड़ना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। चौथा है धर्म को फैलाना चाहिए। तो जब भी अपने आप की ज्योति खुद बनो, योर सेल्फ वर्ड आ गया ना, तो इनर बीइंग आएगा हमेशा। 6 का ए इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न बेटा आपका, कि इनमें से विच वन अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनी, ठीक, किसने हिरिया नहर किसने बनवाई? तो किस वंश ने विजयनगरम चैप्टर में से सवाल आया हुआ है। संगम वंश ने, तुलुप वंश ने, सुलुप ने, अरवेडु। तो संगम वंश ने सबसे पहले हिरिया नहर बनवाई थी, ये इसका सही उत्तर है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इस तरीके के अभी एमसीक्यू चल रहे हैं जो एक एक अंक के 21 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। द लोकल मर्चेंट ऑफ द विजयनगरा एम्पायर हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड ऑफ हॉर्स, जो विजयनगर के स्थानीय वो थे, व्यापारी थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे, क्या कहलाते थे? आपको याद होगा, अगर बुक्स पढ़ रखी होगी आपने, कुदरे चेट्टी कहते थे उनको। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कौन सा वंश, कौन सी चिश्ती सिलसिला जो कि उस यात्रियों के नज़रिए वाला है में से कौन सा इस्लाम का, देवी इस्लाम धर्म के बारे में इसमें चिश्ती सिलसिला पहले आया, उनको आपको नंबर वाइज बताना है, ठीक है। कौन सा पहले आया, उत्तर कौन सा सही होगा। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया पहले आए या शेख फखरुद्दीन गंज सरकार आए? तो बेटा इनको क्या करना है, इनको लगाना है कौन सा पहले आया। तो आपको बता दूं, सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन सिजवी आए, इसके बाद आते हैं बेटा फखरुद्दीन गंज, और फिर आते हैं आपके शेख निज़ामुद्दीन औलिया, और चौथे पे चिराग दिल्ली। तो कौन सा आंसर सही मान जाएगा? डी बेटा आपका। प्रश्न नंबर 10 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखी होंगी बेटा, एक असर्शन और एक रीजन। आर्कोलॉजिकलिस्ट एंड हिस्ट्रियन फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट इंजिमेटिक, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो ऐसी है, भावचित्रात्मक लिपि है। द हड़प्पा स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफाइड टिल डेट, आज तक पढ़ी नहीं गई। तो दोनों ही सच है पहली बात तो, और जो दूसरा है पहले की व्याख्या कर रहा है। तो ए इसका सही उत्तर है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्टेड एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 11वां प्रश्न है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शन। किताब अल हिंद किसने लिखी थी बेटा? अल बिरूनी ने। तो रिहाला किसने लिखा? इब्न बतूता, ये आंसर है। ये कुछ चीज़ें बहुत इजी हैं, यानी कि इसको देख के आपको लग रहा होगा कि स्टेप पेपर आसान आने वाला है, तो सही है। अगर आपने ध्यान से पढ़ी हैं, मेरे वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाइए, आपको हिस्ट्री सेक्शन में क्लास 12 की सारी जो महत्वपूर्ण वीडियोस में एमसीक्यू भी है हर चैप्टर के, सबसे खास बात वो है, और डिटेल में भी बताया गया, तो आप देखें ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, जो सही से मैच किया गया, यानी कि एक सेंटर केंद्र कौन था, वहाँ पे लीडर कौन था, किस जगह पे कौन सा नेता था, तो कौन सा सही मैच किया हुआ है। दिल्ली में नाना साहब बिल्कुल नहीं थे, कानपुर में कुंवर सिंह बिल्कुल नहीं थे, अरहा बहादुर शाह जफर नहीं थे, लखनऊ में ब्रिजेश कद्र थे। तो डी इसका सही उत्तर है।
फिर अजरसन और रीजन वाले दे दिए हैं बेटा। द संथाल वर गिवन लैंड, संथाल को ज़मीन दी गई थी। एंड परस्यूडेड टू सेटल इन द रॉकी अपर पार्ट ऑफ राजमहल हिल, ये कहा गया था उनको कि राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर रहना है और उनको ज़मीन दी गई थी। ठीक है। और द ब्रिटिश परसीव पहाड़ी एंड संथाल एज आइडल सेटलर, पहाड़ी और संथाल को आइडल सेटलर बताया गया नहीं, और पहाड़ी और संथाल को तो वो जंगली सभ्य बताते थे ना। तो ए सही है, बी आर गलत है। तो कौन सा ए सही है? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आई एम सॉरी, ए सी हो जाएगा ना, ए इज राइट बट आर इज नॉट करेक्टेड। ठीक है, दोनों में सेम लिखा है। अच्छा, आर लिखा है तो बेटा ए तो सही है कि संथालों को पहाड़ी एरिया में जगह दिया गया था, लेकिन ये भारी ब्रिटिश कहते थे कि पहाड़ी और संथाल दोनों ही अच्छे सेटलर नहीं, गलत। 14वां प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, कौन कौन सही है। अब ऐसे प्रश्न जब आएंगे जब आपने बुक पढ़ रखी होगी। पहला है फ्रांसा बर्नियर वर्क क्लोजली एसोसिएट विद द प्रिंस दारा सिखो, बिल्कुल सही है ये तो। बर्नियर ट्रेवल्ड सेवरल पार्ट ऑफ कंट्री, बर्नियर ने बहुत सारे भागों में यात्रा करी और उनके बारे में लिखा, ये भी सही है। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू किंग फ्रांस एंड औरंगजेब, नहीं, फ्रांस थोड़ी था, ब्रिटिश था वो तो, सॉरी फ्रांसीसी बने, फ्रांस से भले ही आया था, लेकिन औरंगजेब और फ्रांस के राजा के प्रति उसने नहीं लिखा, उसने इंडियन कल्चर से खुश होकर ये लिखा था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अहोम जाति कहाँ की है? अहोम जाति तो पूछा है कि अहोम जाति साम्राज्य कहाँ था? अहोम असम का, ए से याद रखना, ए से अहोम, ए से असम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक कॉइन्स, कौन से धातु के सिक्के प्रिवलेंट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, कौन से प्रसिद्ध थे मुगल साम्राज्य के समय? तो चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन फेमस थे। 17वां क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर चैप्टर एंड कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना, इसकी वीडियो अवेलेबल है, MCQ भी अवेलेबल होंगे। इनमें से कोई सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में शुरू किया, बिल्कुल गलत। गांधी जी ने पहला स्पीच चंपारण में दिया, गलत। BHU में दिया था बेटा 1916 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। गांधी जी वर्क रेडिकल नेशनल लीडर, नहीं। गांधी जी कंसीडर्ड GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले एज अ पॉलिटिकल मेंटर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया, ये बताना आपको, बाकी सही होंगे, कौन सा सही मैच नहीं किया गया। तो लॉर्ड वेस्ली ने सब्सिडी अलायंस, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेनरी हार्डिंग्स ने एनफील्ड राइफल्स, और लॉर्ड कैनिंग ने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, बिल्कुल नहीं, धार्मिक तो कोई एक्ट जारी किए नहीं अंग्रेजों ने। तो डी इज द राइट आंसर, मतलब इसमें गलत है, करेक्ट हमें गलत वाला ही ढूंढना था, तो सही आंसर है। अब बताओ संविधान सभा के अध्यक्ष, ये तो हम GK में पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षा में, तो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, सर्दी का मौसम है, खांसी चल रही है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज फेवर्ड, गांधी जी ने किस भाषा को, अब गांधी जी के टाइम पे ना हिंदी फेमस थी ना उर्दू, दोनों ही फेमस थी, तो हिंदुस्तानी भाषा को उन्होंने राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग करी। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा पे बल दिया था। तो ये 21 नंबर कर लिए। अब 6 क्वेश्चन 3 अंक के। तो एक चीज़ बता दूं बेटा, 3 सोर्स पूछे हैं, 3 पूछे हैं, है ना, जितने अंक का क्वेश्चन हो उतने ही उत्तर लिखने हैं आपको। ठीक है, जितने अंक का क्वेश्चन हो उतने ही लिखने हैं। तो मैं प्रश्न समझाऊंगा, उत्तर आपको पता है, आप खुद लिख लोगे। डिस्क्राइब, व्याख्या करो कोई 3 स्रोत, एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के 3 स्रोत बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के 3 स्रोत क्या क्या हैं भाई? हड़प्पा मोहरे हैं, ठीक है, हड़प्पा की सावधान है, बाटें हैं, मनके हैं। आपको ये इस चैप्टर की पहली लाइन में स्पष्ट हो जाएगा कि हड़प्पा जानकारी के स्रोत ईंट, मनके और अस्थियां, बस 3 नंबर मिल जाएंगे आपको इजली। अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लो। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पा जल निकासी प्रणाली के 3 विशेषताएं बताइए। तो 3 विशेषताएं क्या बता लोगे भाई? समकोण पे काटती नालियाँ थी, नालियों के बाद बड़ी नालियाँ थी, ये सब तरीके से आप बता लोगे इजली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
23वां क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 आपको पॉइंट देने, 3 सॉलिड पॉइंट देने हैं कि मगध वाज मोस्ट पावरफुल महाजनपद, को मगध शक्तिशाली जनपद कैसे बना, किस कारण बना, ये आपको बताना है। कि वहाँ के किंग बहुत अच्छे थे, ठीक है, वहाँ पे किंग अच्छे थे, वहाँ पे खेती उपजाऊ भूमि थी, लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, हाथी बड़े अधिक मात्रा में थे, ये सब, ठीक है, लोहे की खदानें थी, हाथी की उपलब्धता थी, और वहाँ के राजा महत्वाकांक्षी थे। ये भी आपको 16 महाजनपद के चैप्टर को पढ़ते आ जाएगा। मैं ज़रूर उन बच्चों को कहूँगा जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आपको 99 से 100 के बीच लाने हैं। मेरे क्लास के स्टूडेंट में इस साल जो रिजल्ट आया 99 नंबर आए हैं। क्यों आए हैं हिस्ट्री में? बहुत ही आसान तरीके से उसने बुक को डीपली पढ़ा, आप भी डीपली पढ़ें। अगला, एनालाइज ऑफ कंसेप्ट एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एज द स्टेट ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो भी स्टेट के बारे में कहा है उसके बारे में बताना है कि ऐसा चाह रहे थे कि बहुजन वर्ग का हो, सरकार के हाथ में कुछ ना हो, इस तरीके के चाह रहे थे वो, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन 25वां है, पानी यानी कि डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की जल स्रोत की विशेषताएं, फीचर मतलब विशेषताएं होता है बेटा, तो जल स्रोत की विशेषताएं बतानी है, यानी विजयनगर में जल स्रोत की क्या विशेषताएं थी। तो वहाँ लिख सकते हैं, वहाँ पे नदियों से पानी आता था, प्राकृतिक कुंड बने हुए थे, ठीक है, इस तरीके से। और वहाँ के राजाओं ने नहर भी बनाई, हिरिया नहर बनाई थी, बहुत फेमस है, जो पहला क्वेश्चन भी आ रखा है, ये लिख सकते हैं। अब 26वां प्रश्न कैसे समझना है, द पावर ऑफ जोरदार वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। ये स्टेटमेंट है, जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स में हो तो स्टेटमेंट होती है, ये मतलब सच बात है। अब इस पॉइंट को आपको जस्टिफाई करना है आर्गूमेंट देके, पॉजिटिव वे में, किस तरीके से वहाँ पर जोतदार बहुत शक्तिशाली थे जमींदार से, ठीक है। उत्तर बहुत आसान है, आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जोतदार गांव में रहते थे, जमींदार शहर में रहते थे, जोतदार किसानों को कर्ज देते थे, है ना, और जोतदार अत्याचार तो करते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों के घर में शादी ब्याह डेथ वगैरह में साथ, और इवन सबसे बड़ी बात, वो मजदूरों को किराए पे रखते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 27वां, आर्ट और लिटरेचर यानी कला और साहित्य हेल्प इन कीपिंग अलाइव इन मेमोरी, यानी कला और संस्कृति से कैसे 1857 की क्रांति अभी भी जीवित है। जैसे रानी की लक्ष्मीबाई की आपने कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मंगल पांडे मूवी देखी होगी आमिर खान की, है ना। तो इस तरीके की, यानी कैसे साहित्य और कला मतलब ये नहीं कि ड्राइंग, कला मतलब सिनेमा में आ सकता है, कोई बुक आ सकती है, कुछ कविता, तो इनसे कैसे 1857 की क्रांति को अभी भी जीवित रखा है भारतीयों ने, तो कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, ठीक है। इस तरीके से 1857 की जो क्रांति थी उसके जो मेमोरी है, यानी कि पल हैं, उसको याद रखा है। इसके अलावा ये भी है, रमर्स एंड प्रोफेसिस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, कैसे अफवाहें ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी 1857 की क्रांति में, कि हिंदू मुस्लिम को एक किया है, कि गाय और सूअर की चर्बी थी कारतूसों में, तो हिंदू मुस्लिम एक हुए, साथ में कि आटा में गाय का चूरा मिलाया, ऐसा कुछ था, और रात को कोई रोटी देने आता, उस रोटी को 2 भागों में बांट के अगले गांव में पहुंचाना होता था, इस तरीके से। तो 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखने। अब 8 नंबर के प्रश्न आएंगे बेटा, ठीक है। डिस्क्राइब द फैमिलियर रिलेशनशिप ऑब्जर्व ड्यूरिंग महाभारत एरा, यानी महाभारत कैसे पारिवारिक रिश्ते की कहानी है, कि सबसे पहले कि कैसे भाई भाई आपस में लड़ चुके थे, है ना, जमींदारी के लिए, एक ही वंश के थे कुरु और पांडव, और ये भी बताया गया कैसे जाति प्रथा थी, और कैसे स्त्रियों का शोषण, जैसे द्रौपदी के 5 विवाह हुए थे, और कैसे परिवार एक प्रकार का खाना खाते थे, ठीक है, एक तरह के संसाधनों का प्रयोग करते थे। 100 पुत्र थे गंधारी के, तो 100 पुत्र एक तरह खाना खाते थे। पीपल कैसे लेते थे, राजा के प्रति क्या सम्मान रखते थे, यानी जो आपने महाभारत देखी होगी रियल में ना अभी लॉकडाउन में, तो वो सब पॉइंट लिख देना, कैसे महाभारत एक रिश्तों की कहानी है। 8 नंबर, अथवा ये ना है तो ये बताना है कि सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ रिसोर्स ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, कि जो महाभारत के युग में समाज में क्या क्या इम्प्लीकेशन हुई। वही बहुपति प्रथा हो गया, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा हो गया, ये सब लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी की लड़ाई हुई गई, इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। आगे आईन अकबरी, ये जरूर इस चैप्टर में से आईन अकबरी रिहला के बारे में प्रश्न जरूर आएगा बेटा। तो इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, यानी आईन अकबरी की विशेषताएं और हानियाँ, कि क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती है, वो बताना है अकबर के शासनकाल की। 8 नंबर में आएगा ये।
ये मत सोचना कि ये मुगल वाले चैप्टर से, मुगल वाले चैप्टर से नहीं है, ये यात्रियों के नज़रिए वाले चैप्टर से हैं। एग्जामाइन द वे इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेट मुगल रूलर, मुगल काल में कैसे, तो ये चैप्टर हट गया है, आई थिंक ये नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अब महात्मा गांधी के आंदोलन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये तो असहयोग आंदोलन, ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के 8 पॉइंट, इंपॉर्टेंस लाभ क्या हुए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या फायदे हुए। वही लाभ फायदे सिग्निफिकेंट विशेषताएं एक ही होती हैं, लाभ विशेषताएं सब एक ही है। क्या हुआ कि लोगों ने बड़ी मात्रा में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, देसी वस्तुओं को बढ़ावा दिया, आम लोग भी महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए, स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बच्चों ने कॉलेज स्कूल जाना बंद कर दिया, सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेजों के दफ्तरों में जाना बंद कर दिया। ये सब पॉइंट है, यानी कि आप किसी भी तीनों मूवमेंट के जो कॉमन पॉइंट है वो तो यही है कि लोगों ने अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया। ये लिखना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आएगा 12 नंबर का कि ये सोर्स पढ़ना है, ये तो आपको पता है, ये पूरा पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, समय ज़्यादा लगेगा वीडियो में, आपको बस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आएगा और कैसे अटैम्प्ट करना है। ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना। और वाह सांची इंटरेस्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि सांची में उनके लिए एक वो बनाया गया था, वहाँ पर उन्होंने एक बुक लिखी थी वहाँ रह के, और इस तरीके से तो यानी बुक में जो भी ब्लू में या ब्रेड में बने नहीं होते बॉक्स, कुछ लिखा होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैप भी आया हुआ है कि आपको बताना है कि अमरावती, अब अमरावती कहाँ था, अमरावती उड़ीसा में था बेटा, है ना। तो अमरावती का मैप उड़ीसा के राज्य में भरेंगे हम, उड़ीसा। आपको एक क्या करना है, एक बार मैं किसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे मैप के बारे में समझाऊंगा। अमरावती उड़ीसा में, तो आपको राज्य याद हो जाएंगे। राखीगढ़ी कहाँ था आपका, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, HR यानी हरियाणा। हरियाणा आपको पता है मैप में, वर्ल्ड के मैप में का हरियाणा, ये आपका हरियाणा है, ठीक है। दिल्ली से जस्ट ऊपर हरियाणा है आपका। उड़ीसा ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगरा यूपी में है, आगरा निकाल लोगे जी, झांसी भी यूपी में है, ठीक है। यानी ए क्या है, ए झांसी है जो यूपी MP के बॉर्डर में है, और जो बी है आपका बेटा पापा कलकत्ता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो CBSE ने जारी किया है पेपर, क्वेश्चन पेपर 2022-23 के लिए, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। इंग्लिश में ज़रूर है, तो हिंदी वाले छात्र निराश ना हो, जैसे मुझे हिंदी में मिल जाता है या मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, मैं अपलोड जरूर करूँगा। तब तक के लिए आप NB E-Learning से वो जुड़े रहिए, और जो वीडियोस अवेलेबल है आप ज़रूर देखिए। एक बार अच्छी न लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ देखिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप देश सेवा करें, माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।